स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ जोई। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर देहरादून से है, जहां प्रदेश में पहले चरण में 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव खत्म होने के बाद जब मतदान प्रतिशत की जानकारी साझा की गई तो शासन प्रशासन के हाथ पांव फूल गए, क्योंकि 35 से ज्यादा गांव के लोगों ने मतदान का पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया था। और आपको बता दें कि इन गांव में 13,000 से ज्यादा वोटर रहते हैं। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री धामी ने अपने प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु को सभी गांव के नाराजगी की वजह तलाशने और इसका समाधान करने के दिशा निर्देश दिए हैं। वहीं जब कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि अगर सरकार समय रहते सचेत हो जाती तो 35 से अधिक गांव के लोग जिन्होंने मतदान का बहिष्कार किया है वह अपने मताधिकार का उपयोग कर सकते थे। अब संज्ञान लेके या रिपोर्ट तलब करके कुछ होने वाला नहीं है। अगर मुख्यमंत्री जी उससे पहले संज्ञान लेते, जनता के दुख दर्द को समझते, जनता की मांगों को पूरा करते, जनता की भावनाओं का सम्मान करते, तो मैं समझता हूँ ये बहिष्कार नहीं होता। ये बहिष्कार सरकार की नीतियों के खिलाफ है, आम जन की उपेक्षा के खिलाफ है और सरकार की जो कार्यप्रणाली है उसके खिलाफ है। और इसमें माननीय मुख्यमंत्री को भी सोचना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को भी सोचना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के बड़बोले नेताओं को भी इसमें चिंतन और मनन करने की ज़रूरत है। और ये आक्रोश निश्चित रूप से कुछ न कुछ रंग लाएगा और उसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ेगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता देहरादून से अभय कैंतुरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय, चुनावी जो दौर है इसमें चुनाव के बहिष्कार का जो आंकड़ा है वो बढ़ता ही जा रहा है और इस बार 35 से ज्यादा जगहों पर प्रदेश में चुनाव का बहिष्कार किया गया है और इसको लेकर सीएम धामी ने दिशा निर्देश भी दिए हैं। क्या जानकारी? बिल्कुल, उत्तराखंड में कह सकते हैं कि पहले चरण में ही 5 सीटों पर मतदान तो हुआ, लेकिन उस मतदान के दौरान कुछ ऐसी चीजें घटी है जो सरकार के लिए चिंता का विषय यहाँ पर बन रही है। सबसे बड़ी बात यह कि प्रदेश में लगभग अभी भी 2 दर्जन ऐसे गांव हैं जहां पर पूर्ण रूप से चुनाव का बहिष्कार किया गया, यानी 25 ऐसे गांवों में एक भी मत का प्रयोग यहां पर नहीं किया गया, बल्कि 10 ऐसे गांव यहां पर मौजूद है जहां पर मतदान तो हुआ लेकिन वो मतदान दहाई के आंकड़े को भी पार नहीं कर पाया है। और कुल मिलाकर ये समझा जा सकता है कि इन गाँवों की जो संख्या है वो 35 करीब यहाँ पर आ रही है, जहाँ पर 13,000 से ज़्यादा वोटर्स ये कह सकते हैं कि मतदाता वहाँ पर रहते थे और इन लोगों की तरफ से इस चुनाव का बहिष्कार यहाँ पर किया गया। सरकार ने अब चिंता यहाँ पर जरूर की है। मुख्यमंत्री के जो प्रमुख सचिव हैं आर.के. सुधांशु, उनको इस बात के लिए मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश भी दिया जा चुका है कि जिन गाँवों में ये चुनाव बहिष्कार हुआ उन गाँवों की पूरी तरह से तफ्तीश वहाँ पर की जाए कि आखिर किन कारणों के चलते जनता ने इस चुनाव का बहिष्कार यहाँ पर किया है। क्योंकि जो उनकी मांगे थी, उन गांव ग्रामीणों की जो मांगे थी जिनके चलते उन्होंने चुनाव बहिष्कार किया, वो ऐसी मांगे थी जिन्हें राज्य सरकार पूरा कर सकती थी। राज्य सरकार की तरफ से समय रहते हुए उस पर त्वरित एक्शन नहीं लिया गया था, जिसका परिणाम यह रहा है कि ग्रामीणों की तरफ से इस लोकसभा चुनाव का बहिष्कार यहाँ पर कर दिया गया। और अगर इसी प्रकार से जनता के बीच पर निरंकुशता बढ़ती रही, जनता अपनी मांग को लेकर चुनाव बहिष्कार करती रही, तो फिर लोकतंत्र के इस पर्व का महत्व कम रह जाता है, जिस लोकतंत्र को बचाने की बात अक्सर सियासी दल यहाँ पर करते हैं। जी बिल्कुल। अब देखा जाए तो जिस तरीके से 1-2 नहीं बल्कि 13,000 और 13,000 जो मतदाता है वो काफी संख्या होती है। और ऐसे में अगर हम बात करें तो कैसे इन बहिष्कार करने वाले मतदाताओं को मुख्यमंत्री मनाएंगे, क्योंकि पहले से भी जो है ये चेतावनी देते रहे हैं बहिष्कार करने की, चुनाव के पहले से ही लगातार जो है इसके लिए वो अपनी बात रखते रहे हैं कि हम अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम बहिष्कार करेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो अगर मुख्यमंत्री की तरफ से प्रमुख सचिव को निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं तो प्रमुख सचिव की तरफ से तफ्तीश यहाँ पर पूरी तरीके से की जाएगी, यानी पूरी पड़ताल यहाँ पर होगी कि आखिर किन कारणों के चलते ग्रामीणों ने इस चुनाव का बहिष्कार यहाँ पर किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से ग्रामीण लगातार बातचीत यहाँ पर करते रहे और चुनाव बहिष्कार के लिए लेकर वो अपनी चेतावनियाँ जारी करते रहे, तो ऐसे में प्रशासन के स्तर पर कहाँ पर कमियाँ रह गई थी जिसके चलते ये काम नहीं हो पाया और ग्रामीणों की जो मांगे थी वो पूरी नहीं हो पाई। उसके पीछे कौन अधिकारी जिम्मेदार था, किस स्तर पर यह कार्रवाई धीमी रफ्तार से वहां पर हो पाई, जिसका खामियाजा चुनाव बहिष्कार के रूप में यहां पर देखने को मिला है। मुख्यमंत्री की तरफ से प्रमुख सचिव को निर्देश दे दिए गए। अब देखना यह होगा कि प्रमुख सचिव की उस रिपोर्ट में क्या कुछ निकल कर सामने आ पाता है। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि प्रदेश के भीतर अब जो सियासी जो तबका है
वो भी इन सब चीज़ों को लेकर चिंता का विषय करता हुआ नजर आ रहा है, चिंतन करता हुआ नजर आ रहा है। और सामाजिक संगठनों ने भी इस दिशा में उचित कार्रवाई की मांग सरकार से की है कि सरकार ऐसे ग्रामीणों से बातचीत करे या जो कमियां हैं, यानी जो कमियां, उन कमियों को दूर करने के साथ साथ जो जिम्मेदार अधिकारी है, जिनके कंधों पर विकास की जिम्मेदारी होती है, जिनके पास ग्रामीण सबसे पहले अपनी बात लेकर पहुंचते हैं, आखिर उनकी बातें क्यों नहीं सुनी जा रही है, कहां पर उनकी बातों को अनसुना किया जा रहा है, उसको लेकर भी उन्होंने बात यहां पर कही कि सरकार को संजीदगी के साथ काम करना पड़ेगा। क्योंकि प्रदेश में अभी लोकसभा चुनाव के लिए इन ग्रामीणों ने बहिष्कार किया है। आने वाले दिनों में पंचायत के चुनाव होंगे, निकाय के चुनाव होंगे। अगर इन ग्रामीणों की समस्या का हल नहीं निकलता है तो इनकी देखा देखी में कई और ऐसे गांव भी होंगे जहां पर अभी तो मतदान हुआ है, लेकिन आने वाले दिनों में वो अपनी समस्याओं को लेकर एक बड़ा विकराल रूप वहां पर ले सकता है। चुनाव बहिष्कार जैसे कड़े कदम यहां पर उठा सकते हैं। इसलिए सरकार को संजीदगी के साथ अब काम करने की आवश्यकता है ताकि समय रहते इन ग्रामीणों को मना लिया जाए और राज्य में जो विकास की रफ्तार है, जिस विकास से अभी तक ये ग्रामीण महरूम है, उनको ये विकास की नई किरण दी जा सके। जी अभय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने एक बार फिर मतदान कम होने को लेकर भाजपा की स्थिति मजबूत होने का दावा किया है। बता दें कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस या अन्य दोनों से जो 15,000 लोग भाजपा में शामिल हुए हैं, अगर उनके वोट पर भी ध्यान दिया जाए तो भाजपा ने 60,000 से ज्यादा वोट ऐसे प्राप्त किए जो अन्य दलों को मिलते थे। साथ ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जिन बूथों की जिम्मेदारी दूसरे दलों से आए हुए नेताओं को दी गई थी, उन बूथों पर कांग्रेस या अन्य दलों का बस्ता तक चुनाव में नहीं लगा है। उस बूथ दूसरे दलों के नेता जो कि हमारा मतदाता नहीं था, आज मैं कहता हूँ 15,000 से अधिक संख्या अगर आई है और एक घर में अगर 4 वोट भी होगा तो लगभग 60,000 जो वोट हमारे को, मैं उन्हीं की चर्चा करता हूँ, उनके प्रचार की चर्चा नहीं करता हूँ, मैं उन्हीं के परिवार की चर्चा करता हूँ। 60 से 70,000 वोट जो दूसरे दल को पड़ता था वो हमारी पार्टी को हमको प्राप्त हुआ है। और जिन क्षेत्रों के कार्यकर्ता हम उनको बाकायदा हमने उनको बूथ दिए थे और मैं दावे से कह रहा हूँ अन्य को ऐसे बूथ मिलेंगे जिन बूथों पर कांग्रेस ने बस्ता नहीं लगा, क्योंकि बूथ कांग्रेस बस्ता पकड़ने वाले तो वही लोग थे, वहाँ पर काम करने वाले वही लोग थे। तो जब उन लोग बीजेपी ज्वाइन कर लिए तो ऐसे अनेकों बूथ निकले जिन बूथों पर कांग्रेस बस्ता नहीं लगा। और जैसे मैंने कल भी कहा है कि निराशा कांग्रेस के मतदाताओं में थी। जब कांग्रेस का मतदाता आया नहीं तो स्वाभाविक रूप से मान के चले कि भारतीय जनता पार्टी के मतदाताओं ने वोट किया है। और ये हमारा जो टोटल पोलिंग है, मैं आज भी कह रहा हूँ 75% वोट बीजेपी के पक्ष में आएगा। बढ़ते आगे खबर देहरादून से है, जहां लैंसडाउन से बीजेपी विधायक महंत दिलीप रावत का फेसबुक पोस्ट वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि दिलीप रावत ने पोस्ट पर सीएम धामी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं को टैग किया है। बीजेपी विधायक ने लिखा, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते, क्या अब भी नमामि गंगे योजना भी यहां शुरू की जाएगी? बीजेपी विधायक ने यह किस संदर्भ में लिखा है, फिलहाल यह साफ नहीं है। और उत्तराखंड में सियासत एक बार फिर से गर्म हो गई है। सियासत को गर्म करने का काम भाजपा विधायक दिलीप रावत की सोशल मीडिया पोस्ट ने किया है। बता दें कि भाजपा विधायक के इस पोस्ट के कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। भाजपा के विधायक बहन दिलीप रावत का एक और सोशल मीडिया पोस्ट जमकर वायरल होने लगा है। भाजपा विधायक का ये सोशल मीडिया पोस्ट सीधे तौर पर भाजपा के लिए चिंता का विषय बन रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से भाजपा में कांग्रेस नेताओं की एंट्री हो रही है, कांग्रेस के नेता जिस प्रकार से भाजपा में शामिल हो रहे हैं, उसको लेकर भाजपा विधायक ने चिंता जाहिर की है। उन्होंने इशारों में साफ कह दिया कि राम तेरी गंगा मैली हो चुकी है, पापियों के पाप धोते धोते। उनका ये सोशल मीडिया पोस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को भी टैग किया जा चुका है। तो ये समझा जा सकता है कि अभी इशारों में जो बात कही है उसको लेकर भाजपा में चिंतन शुरू हो गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी इसको लेकर चिंता जाहिर किया। उन्होंने कहा कि क्या कुछ बातें हुई है ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जो सोशल मीडिया पोस्ट की गई है उसके संदर्भ में जानने का प्रयास जरूर किया जाएगा। ये कहा जा सकता है कि बीजेपी विधायक की पोस्ट सीधे तौर पर प्रदेशी सियासत को गर्म कर रही है। कैमरामैन सुनील साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वाइस, देहरादून। और वहीं नई दिल्ली स्थित उत्तराखंड सदन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सिविल सेवा परीक्षा 2023 की परीक्षा में 22वीं रैंक हासिल करने वाले देहरादून निवासी अंशुल भट्ट ने मुलाकात की।
और चमोली का ऐतिहासिक मेला नौठा कौथिंग मेला 11 मई से शुरू होगा, जो 3 दिनों तक चलेगा, जबकि 13 को लाठी डंडों से प्रतीकात्मक युद्ध होगा, जो आकर्षण का केंद्र बनेगा। इसके लिए तैयारियां शुरू हो गई है। रविवार को गढ़वाल राइफल्स कीर्तन मंडप में हुई बैठक में मेला समिति के अध्यक्ष जगदीश बहुगुणा ने कहा कि इस बार लोकसभा चुनाव के कारण समय पर बैठक नहीं हो पाई। अब कम समय में मेले को सफल बनाने की चुनौती है। बैठक में मेले के आयोजन के लिए महासचिव हेमेंद्र कुंवर ने धन अभाव का मुद्दा उठाया। बाद में सर्वसम्मति से तय हुआ कि जनता और मेले के पदाधिकारियों के सहयोग से मेले का आयोजन करेंगे। पहले दिन संस्कृति विभाग की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए जाएंगे, जबकि दिन में स्कूली बच्चों और महिला मंगल दलों के सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। और बढ़ते हैं आगे, खबर हरिद्वार से है, जहां ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में युवक की मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि ज्वालापुर की जुर्स कंट्री में घुसकर युवक पर हमला किया, जिसके बाद मारपीट में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं इस दौरान पीड़ित की तैयारी पर पुलिस ने 2 नामजद तहरीर पर पुलिस ने 2 नामजद और 5 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। मैं 13 तारीख को एक शादी में गया हुआ था, तो वहाँ पर कुछ लड़के आए हुए थे। उन्होंने मुझे ड्रिंक ऑफर करी, तो ये व्यक्ति जो है ये स्पेशल चलता हुआ आया वहाँ से, और इसने मुझे गाली दे दी कि भाई तू दारू नहीं पीता, और अनाप शनाप गालियाँ बकने लगा। थोड़ी देर बाद ये मेरे पास आया और उसने मेरा कॉलर पकड़ के मुझे हाथ मारा। तब वहाँ पर हमारी नॉर्मल हाथापाई हो गई। उसके बाद मुझे लगा ये बात खत्म हो गई। उसके अगले दिन से ही ये मुझे फ़ोन पे फ़ोन आने लग गए धमकियों के, और 15 तारीख को इन्होंने चेक पोस्ट के आगे जटवाड़ा पुल पे मेरे को हाथ डाला। तब मैं पुलिस के साथ में जाके खड़ा हो गया, जिसकी वजह से ये कुछ कर नहीं पाए। उसके बाद 19 तारीख को मैं अपने घर जा रहा था, तो ये वहाँ पर सोसाइटी में घुस के इन्होंने मुझे मारा। ये वहीं पर मौजूद थे अंदर सोसाइटी के। पहले ही जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा, ये गेट पे आया और इन्होंने मुझे बहुत मारा। उसकी वीडियो आप देख सकते हैं। इसमें शिकायत करी है, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। जिन्होंने इतनी मारपीट करी उनके घर से अभी कोई नहीं आया, ना पुलिस ने उनको बुलाया ना कुछ। और खबर उधम सिंह नगर से है, जहां नाले में सड़ा गला शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। शव मिलने की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और बढ़ते हैं आगे, मौसम विभाग ने एक बार फिर से पूरे प्रदेश भर के लिए पूर्वानुमान जारी किया है। बता दें कि मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 1 से 2 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं मैदानी इलाकों में कहीं कहीं छिटपुट बारिश के साथ मौसम सामान्य बना रहेगा। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि 23 और 24 अप्रैल को प्रदेश के पहाड़ी जिलों जैसे उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर आदि क्षेत्रों में हल्की बारिश की संभावना है। हालांकि मैदानी इलाकों में मौसम सामान्य बना रहेगा। इसके साथ ही आगामी कुछ दिनों तक मैदानी इलाकों में तापमान बढ़ने का अंदेशा भी मौसम विभाग ने जताया है। देखिए ना कि बहुत एक्टिविटी नहीं है। आज और कल की अगर बात कर लें, आज आपकी 22 तारीख है और कल 23 है, तो एक पश्चिमी विक्षोभ है, फीबल है, तो उसका जो थोड़ा बहुत असर है अंदर के हमारे डिस्ट्रिक्ट से उत्तराखंड के उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर है, तो इनमें हल्की एक्टिविटी जो है आज और कल अगर मैं कहूँ तो आइसोलेटेड टाइप जो है वो मिलेंगे, तो बहुत ज़्यादा नहीं है कुछ। और छुटपुट आप कह सकते हैं जो देहरादून के हिल्स है या टेहरी की जो हिल्स है उनमें थोड़े बहुत जो है एक्टिविटी आइसोलेटेड टाइप वेरी लाइट वो रह सकती है आज और कल में। फिर उसके बाद देखेंगे 24, 25, 26 अगर मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट ड्राई रहने वाला है। हाई रीचेज में छुटपुट हो तो उससे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। और दूसरी चीज़ देखेंगे अगर तापमान की भी बात करें तो तापमान हमारे एकदम सामान्य पे इस समय चल रहे हैं, चाहे वो मैदानी क्षेत्र है या आप हिल्स की बात करें। और अभी अगले जो है कहूँगा कि जो 48 घंटे है आज और कल अगर बात करें तो इसमें भी तापमान नहीं बढ़ेगा। 24 तक भी इसमें बढ़ोतरी नहीं दिख रही है, करीब ऐसे ही रहेंगे, आधा 1 डिग्री ऊपर नीचे जो इस समय बने वही रहने वाले 2 से 3 दिन। और फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।